नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुजीत कुमार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली प्री परीक्षा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं एमसीक्यू के जरिए। तो आज हम बात करेंगे कि इसी क्रम में जो संबंधित हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से उसको हैंडल करते हैं, कैसे उनसे अदर आपको तथ्य निकलते हैं, आंकड़े बनते हैं, उन सब बातों पर हमने चर्चा किया। लेकिन इससे पूर्व हम आपको बता दें कि आज संध्या के समय अर्थात 30 दिसंबर को मध्य प्रदेश 2023 की राज्य सेवा परीक्षा का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। इस आधार पर यह अनुमान आप लगा सकते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से जो लगातार परीक्षाओं का क्रम कैलेंडर के हिसाब से जारी है वो आगे भी होता रहेगा। आने वाली जो परीक्षा है अर्थात 16 फरवरी को जो प्री होनी है, उस प्री पर किसी भी प्रकार से अफवाहों का या किसी भी अन्य स्रोतों का आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कि परीक्षाएं टल जाएंगी या दूसरे डेट पर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आपकी रणनीति है वह विशेष रणनीति है, उसी आधार पर चलना है, साथ में मिलकर चलना है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में प्रश्नों की श्रृंखलाओं पर। किस क्षेत्रीय सहयोग संगठन के तौर पर किसे, क्या है प्रश्न, किसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन, समझिएगा, किसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि इससे पहले हमारे 2 या 3 लेक्चर्स हो चुके थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन के तौर पर जाना जाता है? WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की बात है। उसके बाद आता है सार्क। सार्क के बारे में G20 और G7। देखिए, नाम में ही स्पष्ट है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन होना चाहिए। मतलब क्षेत्रीय का मतलब यह होता है कि किसी विशेष एरिया में या कुछ ही देशों का ऐसा समूह जो किसी एक क्षेत्र विशेष में रहते हो। जैसे हो सकता है कि वो दक्षिण एशिया का कोई देश हो सकता है कि वो उत्तर एशिया का हो, पश्चिम एशिया का हो। तो इस प्रकार के जो एक साथ में किसी महाद्वीप के एक क्षेत्र में आने वाले देश होते हैं, प्रायः वो क्या होते हैं? क्षेत्रीय सहयोग संगठन के तौर पर कार्य करते हैं। तो इसमें और जो ऑप्शन होगा सामान्यतः इसका करेक्ट उत्तर होगा WTO, सार्क और G20 और G7। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? सार्क होगा। ठीक है ना। सार्क में क्या है? सार्क का तात्पर्य यह है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सांस्कृतिक सहयोग संगठन है। ठीक है ना। ये दक्षिण एशिया में, ठीक है ना, दक्षिण एशिया में जो भी देश आते हैं, जैसे आपने मैप में देखा होगा, मैप जैसे आप देखेंगे, ये भारत है, ये भारत है। तो भारत के आसपास, ये भारत क्या है? दक्षिण एशिया का एक क्या है? प्रमुख देश होता है। इस भारत के आसपास जैसे श्रीलंका हुआ, इंडिया हुआ, ठीक है ना, इंडिया, श्रीलंका दूसरा हुआ, तीसरा हुआ मालदीव हुआ, यहाँ मालदीव है, चौथा पाकिस्तान, पाकिस्तान खुद भी है ना, पाकिस्तान, पांचवा बांग्लादेश है ना, छठा जो है भूटान है, यहाँ पर है, सातवां नेपाल है, और आठवां, सातवां मतलब नेपाल है ना, ये कौन है? भूटान। और यहाँ पर है कौन? अफगानिस्तान। तो ये जो 8 देश हैं वह मिलकर क्या बनाते हैं? सार्क देशों का निर्माण करते हैं। इन सार्क देशों का उद्देश्य कभी कभी पूछा जाता है। फिलहाल 2017 के बाद में इसकी जो बैठक है वह प्रत्यक्ष तौर पर या नहीं हो पाई है, जो इसके राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या कोई प्रतिनिधि होते हैं। तो फिलहाल हाल फिलहाल में जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वपूर्ण इसकी जो प्रभाविता है इस देशों को लेकर, है ना, वो कम देखने को मिलती है। तो जब किसी भी संगठन की बैठक होती है ना, जब उसके महत्वता पर प्रकाश पड़ता है, जब उसकी प्रभाविता दिखती है कि भैया इस संगठन के कारण ये चीज़ें डिसीजन ली गई, तो अक्सर वह चर्चा में होता है। तो हाल फिलहाल में इसका बैठक न होने के कारण इसको अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से करंट अफेयर्स में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो इस पर आपको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रायः इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं कि कितने सदस्य हैं सार्क में, वो 8 सदस्य हैं। ठीक है ना। इसकी राजधानी आता है कि सार्क का मुख्यालय, सॉरी राजधानी ना होकर इसका क्या होता है? मुख्यालय। चूंकि ये क्या है? संगठन है, तो इसकी राजधानी मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ पड़ता है? काठमांडू। ये कहाँ है? काठमांडू नेपाल की क्या है? राजधानी है। ठीक है ना। बाकी जो देश हैं वो क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्यों नहीं होंगे?
समझिएगा, क्योंकि WTO क्या है, WTO में विश्व भर के देशों का सदस्य हैं उसमें। तो सदस्य कोई किसी साउथ अमेरिका का है, 2-4 हैं, 2-4 कहाँ है कि उत्तर अमेरिका के हैं, कुछ एशिया के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियाई ओशिनियाई महाद्वीप के हैं। तो तरह तरह के महाद्वीपों या क्षेत्रों के हैं, तो वो क्षेत्रीय सहयोग संगठन नहीं हो सकता, ठीक है ना, किसी विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र को इंडिकेट नहीं करता। G20 में ये विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस आधार पर G20 देशों का क्या है, समूह है। उसके बाद G7 है, ये प्राय जो विकसित देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है, खासतौर पर यूरोपीय और अमेरिकी देशों का क्या है, ये सहयोग संगठन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपने समझा इस चीज को। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल के साथ फैक्ट को लेते हुए। मध्य प्रदेश की कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक उपयोगी है? इसका प्रश्न का मतलब ये है कि जहां पर मध्य प्रदेश में कम वर्षा होती है, क्या होती है, कम वर्षा होती है। कम वर्षा होने का तात्पर्य यह है कि वह क्षेत्र क्या होगा, या तो शुष्क होगा, है ना, या तो क्या होगा, शुष्क होगा, या तो फिर अर्ध शुष्क होगा। समझिएगा, या तो शुष्क होगा या फिर अर्ध शुष्क होगा। चूंकि मध्य प्रदेश में अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वो नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। शुष्क क्षेत्र केवल कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, अर्थात थार मरुस्थल में, ठीक है। तो ये तो शब्द नहीं है, लेकिन कम वर्षा वाला क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे प्राय 75 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम वर्षा होती है। तो भारत में, सॉरी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ऐसे क्षेत्र में कौन सी फसल होगी। तो पहले आप ये अनुमान लगाइए कि कहां पर मध्य प्रदेश में कम वर्षा होती है, किन जिलों में होती है। तो जिन जिलों में होगी वहां पर कौन सी फसल बोएं कि आपको सिंचाई की आवश्यकता ना पड़े, या अधिक जल या मानसून, है ना, कम भी रहे, या प्रभाव परिवर्तनशील रहे, अर्थात अपेक्षाकृत कम वर्षा हो, तभी भी आपकी फसल जो है वो नुकसान ना हो। तो इस संदर्भ में आइए बात करते हैं कौन सी फसल ज्यादा उपयोगी होगी, जिसके लिए कम जल की आवश्यकता होती है। गेहूं, ठीक है ना, गेहूं के लिए जल की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ में क्या होती है, सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। कोदो, कोदो के लिए, कोदो जो होता है ये कौन सी मौसम की फसल है, मौसम के आधार पर यह है क्या, खरीफ की फसल है। अर्थात जब बारिश गिरनी स्टार्ट होती है, मानसून प्रारंभ होता है, तो उस समय यह फसल बोई जाती है। लगभग लगभग उतनी ही जल की आवश्यकता होती है जितने की धान को, है ना। धान अर्थात चावल जिसको हम कहते हैं, फसल का नाम तो धान होता है, बाद में धान से क्या निकलता है, चावल। तो चावल कहो या धान एक ही बात है, ठीक है ना। फसल बोई जाती है धान की, लेकिन उत्पादन किसका होता है, चावल। देखिए थियोरेटिकल रूप से ऐसे ही सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है। फिलहाल आगे बढ़े, धान या आप इसे चावल कह सकते हैं, ठीक है। गन्ना है और बाजरा है, गन्ने में भी अधिक सिंचाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र या सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली फसल कौन सी है, या किस फसल को सर्वाधिक सिंचित या जल की आवश्यकता पड़ती है, किस फसल को सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ना। तो सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण करता है कौन करता है, गन्ना, है ना। यहां से ये प्रश्न बनता है, सबसे अधिक जल, है ना, सबसे अधिक जल ग्रहण कौन करता है भाई, गन्ना करता है। या फिर अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर बारिश नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में आपको गन्ने की फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और डी ऑप्शन है बाजरा। बाजरा जो होती है वो मोटे अनाज, अर्थात कौन सा है, श्री अन्न के तौर पर आजकल इसको डिफाइन किया जाता है, श्री अन्न, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, मिलेट्स, अर्थात मोटा अनाज, है ना, मोटा अनाज, इसको मोटा अनाज के नाम पर जाना जाता है। तो बाजरे के लिए सबसे कम क्या पड़ती है, वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात बाजरा जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बोया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है, अर्थात उत्तरी क्षेत्र है, खास तौर पर वहां पर बाजरे की खेती आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में बाजरे की खेती की जाती है, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी आप ऐसे समझे अर्ध कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा, 75 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के मध्य बारिश होगी, तो प्रायः वहां पर क्या होता है, इस प्रकार की फसल, मोटे अनाज की फसल बोई जाती है। जैसे मक्का हुआ, वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि मक्के को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। नेक्स्ट है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कम फसल वाली सिंचाई की बात है। उसके बाद आता है, देखिए आत्मनिर्भर भारत का
आत्मनिर्भर भारत में मिशन दक्ष का संबंध है। आत्मनिर्भर भारत में मिशन दक्ष का संबंध किससे है? ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत में मिशन दक्ष का संबंध किससे है? तो आत्मनिर्भर भारत के तौर पर यहाँ आत्मनिर्भर भारत ना करके ऑप्शन के आधार पर देखें तो ये मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, ये क्या होगा? मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन दक्ष का संबंध कितना है? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कुल कितने स्तंभ हैं? पहले तो ये समझ लीजिए, 2-4 फैक्ट यहां से निकालना ही पड़ेगा हमें। तो इसमें स्तंभ हैं कितने? 4। और इन 4 स्तंभों में मिशन कितने हैं भाई? कुल मिशन है 8 मिशन है, इस बात को याद रखिएगा। आगे हम इस मिशन और स्तंभ पर किसी दूसरे में चर्चा करेंगे, लेकिन जितना इत्मीनान से यहाँ हो सके उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, मिशन दक्ष का संबंध किससे है? भौतिक आधारभूत संरचना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सुशासन और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। देखिए, इस प्रकार के जो ट्रिक होते हैं ना, ये प्रश्न ये वो ट्रिक से पकड़े जाते हैं। मतलब दक्ष होना, किसी भी चीज में निपुण होना, वो किस क्षेत्र के लिए जरूरी है? आधारभूत संरचना के लिए, शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए, या फिर सुशासन, या फिर अर्थव्यवस्था रोजगार के लिए। मतलब रोजगार तभी आपको मिलेगा जब आप किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो? दक्ष होते हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत। यहां पर रहता है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। आत्मनिर्भर भारत की अभियान की शुरुआत हुई थी। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर का मतलब यह होता है कि देश में, अगर हम भारत की बात करेंगे तो अर्थात देश की है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। आत्मनिर्भर भारत को भारत के संदर्भ में समझिए कि जो भी चीजें अर्थात जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं किसी भी देश के विकास के लिए, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए आवश्यक होती है, उसको वह देश स्वयं उसका उत्पादन एवं क्या करे? निर्माण करे। अगर वह उत्पादन और निर्माण करने लग जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को भी अगर आप देखें तो सामान्यतः इसमें कितने स्तंभ होते हैं? 5 स्तंभ होते हैं। ठीक है ना, हाँ, इसकी कितने स्तंभ होते हैं? 5 स्तंभ होते हैं, जिसमें इन 5 स्तंभ में खास तौर पर क्या होती है? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना है ना, यहां होती है मांग, यहां क्या होती है? मांग होती है। उसके पश्चात प्रौद्योगिकी, सॉरी यहाँ पे प्रौद्योगिकी, इसको आप ऐसे समझिएगा या इसको करिए, प्रौद्योगिकी है ना, मांग, प्रौद्योगिकी और जनसंख्या। ठीक है ना, प्रायः इन शब्दों से इसको मापा जाता है। मतलब अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है तो इसके लिए अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा, आधारभूत संरचनाओं पर बल देना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी संबंधी जो संरचनाएं हैं उस पर बल देना पड़ेगा, साथ ही साथ में जनसंख्या पर, है ना, जनसंख्या ऐसी जो क्या हो? जनसंख्या अधिक का जनसंख्या मतलब जो प्राय लाभांश में हो। किसमें हो? लाभांश में हो। अर्थात जनसंख्या को अगर दक्ष बनाया जाए, मानव कौशल पूर्ण बनाया जाए तो उसकी बात है। साथ ही साथ में मांग, मांग का मतलब होता है यदि देश में मांग होगी, मांग का मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग होगी, तो इससे यह होगा कि उससे उत्पादन को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। जो उद्योगपति है, जो निवेशक है, वह क्या करेगा? इस देश में नई इकाइयों को लगाएगा और जिससे रोजगार के नए अवसर क्या होंगे? सुलभ होंगे। ठीक है, तो इसकी बात है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2021, 12 अप्रैल 2020, 12 मई 2020 या फिर 2019 में। तो इसका करेक्ट उत्तर है बी, 12 अप्रैल 2020। और इस समय क्या था भैया? कोविड-19। ये दौर किसका था? कोविड-19 का। ठीक है ना, कोविड-19 के समय। तो प्रश्न ये बनता है कि कोविड निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोविड-19 के दौरान शुरू हुई थी? तो आप इसका उत्तर लगा सकते हो कि कौन सी? आत्मनिर्भर भारत। आ गया? हाँ,
क्या है, भारत में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये 5 स्तंभ है, अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी, और साथ ही साथ में जनसंख्या लाभांश या जीवंत जनसंख्या भी बोला जाता है इसे, जीवंत जनसंख्या, और फिर मांग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां से जो प्रश्न आते हैं, हाँ, तो कितने स्तंभों पर आत्मनिर्भर भारत अभियान आधारित है? कितने स्तंभों पर है भाई? कितने? अभी अभी मैंने चर्चा किया था, यह जो है 5 स्तंभों पर आत्मनिर्भर भारत क्या है, आधारित है। कितने स्तंभों पर? 5 स्तंभों पर। तो 5 स्तंभ एक बार मैंने फिर से अभी बताया था, एक बार फिर से समझिएगा वो कौन से हैं। मैं फिर से कहता हूं, अर्थव्यवस्था, क्या है, अर्थव्यवस्था, फिर क्या आता है, जीवंत, आप इसे कह सकते हैं जीवंत जनसंख्या, है ना, और प्रौद्योगिकी, सॉरी, आधारभूत संरचना, है ना, आधारभूत संरचना, संरचना, और साथ ही साथ में आता है प्रौद्योगिकी, है ना, प्रौद्योगिकी, और फिर आता है मांग, है ना, मांग मतलब डिमांड की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो इस आधार पर आत्मनिर्भर जो भारत है वह कितने स्तंभों में विभाजित है? 5 स्तंभों में है। ठीक है ना। चूंकि ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, इसलिए इस पर और किसी भी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है। बस याद रखिएगा कौन कौन से स्तंभ हैं, साथ ही साथ ये कब इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है पूंजीवादी। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये फैक्चुअल ना होकर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समाहित है। किसके अंतर्गत? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समाहित होता है। सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य प्रतिस्पर्धा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये परिभाषा अगर आप जाएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीपतियों का क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। ठीक है ना। समस्त प्रकार के जो नीतिगत सामान्यतः जो आर्थिक नीतिगत निर्णय होते हैं, बजटीय प्रावधान होते हैं, वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। तो भाई देखिए, आपको ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि इसकी परिभाषा के तौर पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य प्रतिस्पर्धा। क्या सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है? नहीं होती। न तो वह मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था में होती है, न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। हाँ, कुछ हद तक वो कहाँ होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह हमको विशेषता देखने को मिलती है, लेकिन वह भी लगभग 50% से क्या होती है, कम। सैद्धांतिक रूप से देखें तो नहीं होती तीनों भी अर्थव्यवस्था में, अर्थात मिश्रित, पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होती। ठीक है ना। तो पहला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कट। तो ये जो पहला ऑप्शन के आधार पर केवल एक है, इसकी हम बात ही नहीं करते इस ऑप्शन की। ठीक है। दूसरा, बड़े उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण। क्या बड़े उद्योगों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। बड़े और छोटे दोनों पर होता है, क्योंकि प्रश्न में किसी भी प्रकार के छोटे उद्योग का जिक्र नहीं है। बड़े भी होता है उद्योगों पर पूंजीपतियों का अधिकार, और छोटों पर भी होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि यह ऑप्शन अभी तक करेक्ट लग रहा है। दूसरा आते हैं, बाजार में अदृश्य शक्तियों का प्रभाव। बिल्कुल, बाजार में क्या होता है, अदृश्य शक्तियों का प्रभाव। अदृश्य शक्ति मतलब, अदृश्य शक्ति का मतलब होता है कि जो शक्ति दिखाई न दे लेकिन कार्य करे, है ना। सामान्यतः जैसे आप कहते हैं ना कि ईश्वर है, तो ईश्वर अपना कभी कभी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है ना। वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, जो उसकी शक्ति के द्वारा किसी भी वस्तुओं को क्या कर सकता है, विचारधारा को, वस्तुओं को, है ना, घटनाक्रम को समय में क्या कर सकता है, बदलाव ला सकता है। तो हम प्राय यही कहते हैं कि बाजार में ऐसे लोग कौन हैं जो अदृश्य शक्ति से प्रभाव डालते हैं, अर्थात मांग और पूर्ति को क्या करते हैं, वो नियंत्रित करते हैं। तो वो कौन होते हैं, अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति का मतलब पूंजीपति। ठीक है ना। वो पूंजीपति होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी तरह से बाजार पे वो क्या करता है, कंट्रोल रखता है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है, विशेषता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होंगे, 2 और 3 जो दोनों वाक्य है वो सही है, अर्थात ऑप्शन के आधार पर जाओगे तो तीसरा ही केवल नहीं सही है, बल्कि 2 और 3 दोनों सही है। तो इस आधार पर सी जो उत्तर होगा 2 और 3 ये क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है। 1 2 3 इसलिए क्योंकि ये जो है
ये इसकी विशेषता नहीं है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, इस आधार पर क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जो संख्या है वो लगातार क्या हो रही है, आयोग के पेपरों में बढ़ती जा रही है। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आप एक एक प्रश्न पर आइए, इन तीनों को समझ लीजिए। अगर आपको इसकी परिभाषा पता है तब तो कोई समस्या नहीं होगी, नहीं पता है तब थोड़ा सा आपको डाउट होगा, और ऐसी स्थिति में आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस परिभाषा में कौन सा नहीं हो सकता। तो जो बैरियर्स होते हैं, जो ब्रेकर होते हैं, है ना, जो चीजें आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसको आप पहले निकाल दीजिए, ताकि दो जो ऑप्शन बचते हैं या 2 पॉइंट्स बचेंगे या 3 पॉइंट्स बचेंगे, जो भी ऊपर दिया गया है उससे आपका उत्तर क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष को बागवानी वर्ष घोषित किया गया था? कौन सा वर्ष? बागवानी वर्ष। देखिए, जब किसी भी वर्ष को कोई वर्ष घोषित किया जाता है, स्पेशली कि यह जो वर्ष है 2013, 2015, 2017, ये वर्ष इस वर्ष के नाम से जाना जाएगा, इसका मतलब ये होता है उस वर्ष को क्या माना जाएगा, उस वर्ष को उस वस्तु के लिए विशेष तौर पर, उस वस्तु के लिए विशेष तौर पर क्या होगा, विशेष तौर पर प्रोत्साहन, है ना, सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन कैसे? उत्पादन को लेकर, है ना, मांग को लेकर, ठीक है, और उससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर, है ना, और उसका प्रचार प्रसार कर कर। तो इन कारणों से बागवानी वर्ष या किसी भी देश वर्ष को जब किसी भी वस्तु के नाम से वर्ष घोषित किया जाता है तो इसका मतलब यही निकलता है। ठीक है, तो किस वर्ष बागवानी वर्ष घोषित किया गया था? 23, 2020 और 2019, 2013। तो इसका करेक्ट उत्तर है क्या? 2013। ठीक है ना, तो बागवानी वर्ष 2013 को घोषित किया गया था। एक फैक्ट और इसमें बनता है कि बागवानी वर्ष को मनाने की जो परंपरा है, अर्थात 2000 कब से, 2005 से शुरू हुई थी कि हर देश में जो बागवानी को विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब जो बागवानी मिशन है, हम इसकी बात करें क्या, मिशन की बात करते हैं, तो वह कब से हुई, स्टार्ट हुई थी? 2005 से। और जानते हैं ये बागवानी मिशन जो है, एक खास बात यह है कि ये किस क्रांति के तहत है? ये माना जाता है कि ये द्वितीय हरित क्रांति का क्या है, हिस्सा है। जैसे हम पढ़ते आए हैं कि प्राथमिक हरित क्रांति में अनाजों, है ना, अनाजों पर के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया, तो वैसे ही द्वितीय हरित क्रांति में जैसे आपने विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के नाम सुनते हैं, लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, है ना, गोल क्रांति, है ना, इस तरह की जो भी क्रांतियां आप सुनते हैं फसलों के उत्पादन से लेकर, वह उन सबका संबंध किससे है? द्वितीय हरित क्रांति से है। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली ये जो बागवानी मिशन है वह भी द्वितीय हरित क्रांति के क्या है, अंतर्गत आता है। तो यहां से प्रश्न क्या बना? द्वितीय हरित क्रांति, समझिएगा, द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत क्या आ रहा है? बागवानी मिशन, और इस मिशन के अंतर्गत क्या आ रहा है? वर्ष आ रहा है। ठीक है ना, तो हर जो योजनाएं होती है, मिशन होता है, जो स्कीम वगैरह होती है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होती है? अंतर्गत होती है या अंतर संबंधित होती है। बिना कारणवश कुछ भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार की चीजें शुरू नहीं की जाती सरकार के द्वारा, लेकिन हम और आप बस उसको समझने की कोशिश करने, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक, करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगला आते हैं, ये बैंकिंग से प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आजकल ये समाचार पत्रों में, करंट अफेयर्स में लगातार बना रहता है। तो एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या बोला जाता है इसको? नॉन परफॉर्मिंग, है ना, नॉन, इंग्लिश में भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग का मतलब ऐसा जो परफॉर्म ना करे। कौन? एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है क्या? परिसंपत्ति। बहुत ध्यान से समझना, क्या होता है? परिसंपत्ति। प्रायः आपकी परिसंपत्ति क्या होती है? परिसंपत्ति से मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जिससे क्या होता है, लगातार आपको धन का अर्जन होता है, धनार्जन होता है, आपकी इनकम आती है। जैसे आपके घर में ट्रैक्टर है तो वह आपकी क्या है? परिसंपत्ति है, क्योंकि उस ट्रैक्टर के द्वारा बहुत सारे आपको पैसे की जो जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, आप खेतों की जुताई वगैरह करके, है ना, ईंट की ढुआई वगैरह करके क्या कर सकते हैं? पैसे अर्जित कर सकते हैं।
लेकिन यदि आपके घर में कोई साइकिल है, बाइक है, तो पता चला आप ऐसे घूमने टहलने के लिए उसका इस्तेमाल करते हो, तो आपकी परिसंपत्ति नहीं कही जाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिससे हमें क्या मिलता है, धन प्राप्ति होती है, उससे हम परिसंपत्ति कहते हैं, ठीक है ना। और वही एसेट्स है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कोई प्लेयर हुआ, कोई खिलाड़ी होता, जब वो परफॉर्म नहीं करता, ठीक है ना, तो परफॉर्म नहीं करता। देखिए वर्तमान समय में जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, वह लगातार कई समय से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब रन नहीं बना पा रहे, मतलब जिस लिए उनको रखा गया है कि भैया आप रन बनाओगे टीम जीतेगी, है ना, इससे सबका फायदा होगा। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वह कोई भी खिलाड़ी जब परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वह जो परिसंपत्ति के रूप में नहीं होता बल्कि बोझ के रूप में हो जाता है, जिससे हम तो उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं लेकिन उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो वैसे ही एनपीए होता है। एनपीए का मतलब होता है ऐसा धन, ऐसा पैसा जिससे पैसा बनना चाहिए था उससे पैसा नहीं बन पा रहा है, या ऐसी वस्तु जिससे और ज्यादा वस्तु आनी चाहिए थी, आ नहीं रही है। तो एनपीए जो है शब्दावली समझ गए, एनपीए का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो एनपीए पर आते हैं। ये जो एनपीए होता है ना, एनपीए के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, फिर ऑप्शन पर आते हैं। इस प्रश्न को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके मतलब को समझ लो। जब बैंक जो होते हैं ना, बैंक अगर किसी को वो क्या देते हैं, ऋण देते हैं। क्या देते हैं, ऋण देते हैं। कितने दिनों के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना। तो प्राय आप उसको किस्त में जमा करते हैं, है ना, मूलधन और ब्याज को जोड़कर किस्त बना दिया जाता है और आप उसको हर महीने के हिसाब से उसको पे करते हैं, ईएमआई चुकाते हैं, ठीक है ना। तो बैंक क्या करता है, जब लोगों को ऋण देता है और लगातार बैंक को 3 महीने नहीं, आप इसको ऐसे समझे कि हाँ 90 दिन या 3 महीने, ठीक है, 3 महीने या फिर इसको हम कहते हैं 90 दिन, है ना। प्राय 90 दिन तक किसी भी प्रकार से न तो कोई किस्त या ऋण या ऋण का ब्याज या फिर वह मूलधन, जब बैंक को कोई भी व्यक्ति या कंपनी उसको लगातार 3 महीने तक जमा नहीं करती, सिंपल भाषा में समझो, कोई भी किस्त लगातार यदि 3 महीने तक बैंक के पास ना जाए, तो जो ऋण बैंक ने आपको दिया है वह मान लेती है बैंक कि यह हमारा डूब चुका है, अर्थात यह अब आने वाला पैसा नहीं है। तो इस प्रकार के पैसे को वह एनपीए खाते में क्या करती है, रख देती है। मतलब यह मान लेती है कि भैया ये जो 10 रुपया है यह व्यक्ति हमारा 3 महीने से नहीं दे रहा है, मतलब 10 रुपया हमें क्या हो गया, घाटा हो गया। ये बैंक ऐसा बोलती है। तो इस प्रकार का जो घाटा है ना, वो लगातार बैंकों का क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लोन ले लेते हैं शौक के लिए, होम लोन और कार लोन, है ना, तरह तरह के लोन लेते हैं, लेकिन 1-2 किस्त चुकाते हैं और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उसके बाद लोन जमा करने से मना कर देते हैं या फिर दिवालिया हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक ये मान लेता है कि जो पैसा हमने उस व्यक्ति को दिया था वो डूब चुका है। तो उस डूबे हुए पैसे को क्या कहा जाता है, एनपीए। मतलब वह पैसा अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बेकार हो गया पैसा। तो ऐसी संपत्ति जो क्या हो जाए, बेकार हो जाए, नॉन परफॉर्म मतलब परफॉर्म ना करे, ठीक है ना, निष्पादित ना करे, तो ऐसी परिसंपत्तियों को एनपीए कहा जाता है। अब आइए कहां पर, ऑप्शन पर आइए। बैंक द्वारा दिए गए ऋण नहीं, बैंक द्वारा जो भी ऋण दिया जाता है उसको एनपीए नहीं कहा जाता, बल्कि उसको क्या कहा जाता है, मांग ऋण। मतलब जो लोगों ने उससे मांगा है, किससे मांगा है, कंपनी और व्यक्ति ने। तो प्रायः बैंक द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, मांग ऋण, ठीक है ना। बैंकों द्वारा 90 दिनों तक ब्याज व मूलधन की वापसी ना होना, ये आपका जो है यहां से हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, ये करेक्ट उत्तर होगा। फिर भी आगे ऑप्शन देखते हैं। बैंकों द्वारा समस्त ऋण ग्राही की सूची नहीं, जितने लोगों को बैंक ने ऋण दिया है तो क्या वह जितने लोगों को सूची तैयार की है कि भैया पिछले महीने इनको दिया था, इस महीने इनको दिया, तो वो सूची में जो कोई भी होगा वो एनपीए थोड़ी होगा। एनपीए वो होगा जो 90 दिनों तक किसी भी प्रकार से ब्याज या फिर मूलधन, किसी भी प्रकार से कोई भी राशि, मतलब 3 महीने तक वो कांटेक्ट ही ना करे, 1 रुपया भी ना जमा करे, तो वो क्या माना जाएगा, एनपीए, ठीक है ना। नन ऑफ दिस, ये तो उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। इसका सही क्या होगा, बी। 90 दिनों तक जब ब्याज एवं मूलधन की वापसी किसी भी प्रकार से बैंक को नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं, एनपीए कहा जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की सफल मिल थी। याद रखिएगा सफल की बात कर रहा है, न कि असफल की, है ना। पहली सफल मिल कहां पर स्थापित हुई थी? बुरहानपुर, उज्जैन, भोपाल और इंदौर। तो इसका करेक्ट उत्तर है कौन सा? इंदौर। और वो कब हुआ था? 1907 में। ठीक है ना, 1907 में मध्य प्रदेश की पहली सूती वस्त्र से संबंधित जो मिल होती है जहां पर सूती वस्त्र बनते हैं, उसका सफल प्रयास कहां पर हुआ था? 1907 में इंदौर। और असफल प्रयास 1905 में कहां हुआ था? बुरहानपुर में। ठीक है ना, पहली बार बुरहानपुर में बनाने का असफल प्रयास किया गया था सूती वस्त्र उद्योग का 1905 में। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि 1907 में इंदौर में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, इससे भी फैक्ट तैयार होगा आपका। सुजाता सोना कल्याण, है ना, क्या नाम है? सुजाता सोना कल्याण किस फसल की किस्में हैं? देखिए तरह तरह की आजकल क्या हो रही है, फसल में किस्में आ रही हैं। ये किस्मों का क्या मतलब है? कभी आप सोचिए जरा कि इतने तमाम तरह के, जो हम तो एक या दो ही किस्में हमेशा बोते हैं गेहूं की, तो ये इतनी प्रकार की किस्में देने की क्या जरूरत है भाई? बहुत सारे फसलों की जो बीज होती हैं उनकी किस्में इसलिए दिया जाता है कि समय समय पर उसमें क्या होता है, शोध होते हैं। जैसे हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड सीड होते हैं। हाइब्रिड सीड का मतलब होता है ऐसा सीड जिस पर अधिक उत्पादन होता है, साथ ही साथ में किसी भी प्रकार से जो कीड़े होते हैं या रोग होते हैं उनके लगने की संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है ना, साथ ही साथ में जलवायु भारत की क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार की है, अलग अलग जलवायु है, सब एकदम, कहीं कुछ है ना, कहीं अर्ध शुष्क है, कहीं शुष्क है, कहीं मानसूनी है ना, कहीं इस तरह से मिट्टी भी अलग है। तो प्रत्येक प्रकार की मिट्टी है, प्रत्येक प्रकार का तापमान है अलग प्रकार के, तो उस हिसाब से वहां पर जो सीड होता है, वो बीज होता है, उसको तैयार की जाती है। तो जो बीज या सीड्स होते हैं उनकी किस्में ही क्या यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से सुजाता सोना कल्याण, ये किसकी किस्म है? मूंगफली, कपास, गेहूं, सरसों। तो ये किसकी है? इसका करेक्ट उत्तर है गेहूं की। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। खासतौर पर सोना और कल्याण के नाम से जाना जाता है कि सोना किस फसल का किस्म है या कल्याण किस फसल की किस्म है। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा, बाकी आगे अन्य चीजों का हम चर्चा कर लेंगे। कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7, 15, 11 और 9। इसका करेक्ट उत्तर क्या है? 11। ठीक है, लेकिन एक फैक्ट और तैयार करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, तो उसका उत्तर क्या होगा? 15। मतलब इस 15 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो 15 है ये कहाँ का है? भारत का है, और 11 जो है कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो इससे भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आगे हम इस एक मैप के जरिए इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, एक मैप है, उस जरिए हम समझेंगे कि जो 11 प्रकार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रकार को जो इंडिकेट किया गया है वो कलर के हिसाब से इंडिकेट किया गया है। ठीक है ना, तो उसके आधार पर हम समझेंगे कि कौन सा जिला जो है वो किस कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। एक रिवीजन के तौर पर इस फैक्ट को हम समझेंगे। देखिए, प्रायः यह माना जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है, पहले क्या होता था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या थे? एक ही राज्य थे। ठीक है ना, तो राज्यों के विभाजन के बाद राजनीतिक सीमाएं तो बदली, लेकिन जरूरी नहीं कि भौगोलिक सीमाएं भी बदले, है ना। तो भौगोलिक सीमाएं नहीं बदलती जल्दी, उसको आसान नहीं होता। तो प्रायः जो भौगोलिक नाम होते हैं, तो किसी भी प्रदेश का नाम हो सकता है कि उसमें चला अधिकांश हिस्सा चला गया हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हिस्सा किसी दूसरे प्रदेश में भी गया हो तो उसी नाम से उसको संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो पहला नंबर आता है सामान्यतः, अगर आप इस कलर में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ प्लेन एरिया। कौन सा है ये? नंबर 1, छत्तीसगढ़ प्लेन एरिया। प्राय आपकी जो किताबें होती हैं वो एक तरफ से शुरू करता है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो वो जो बालाघाट है ये क्या आता है? छत्तीसगढ़ मैदानी प्रदेश में आता है ना, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये जो पहला है। तो सबसे खास बात यह है कि दो ही ऐसे कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ध्यान से समझिएगा फैक्ट क्या बनता है, कौन से ऐसे जलवायु प्रदेश हैं
जिसमें एक ही जिले मतलब मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर एक जिले का समावेश होता है। तो दो ऐसे जिले हैं, एक झाबुआ कृषि जलवायु क्षेत्र, इस चीज को समझिएगा, और दूसरा है कौन सा, छत्तीसगढ़ मैदानी प्रदेश। तो ये दो ऐसे मैदानी जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जहां पर एक एक जिलों का प्रायः मुख्य तौर पर क्या होता है, समावेश होता है। क्योंकि हम उसे बांट नहीं सकते, कृषि जलवायु प्रदेश को हम किसी रेखा के जरिए नहीं बांट सकते, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से जाओगे तो अधिकांशतः हिस्सा इन्हीं जिलों में इसका पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, आप इस चीज को गौर कीजिएगा। इसके बाद आता है समानता। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बुंदेलखंड दिया हुआ है, बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा है, छतरपुर, टीकमगढ़, वर्तमान में क्या हो चुका है, निमाड़ी आ चुका है ना। तो ये जो प्रदेश है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद होता है सेंट्रल वैली, जो नर्मदा की मध्य घाटी है, नर्मदा की कौन सी मध्य घाटी, कौन सा, हरदा, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, ये सब क्या है, नर्मदा मध्य घाटी का कृषि जलवायु प्रदेश है। फसल भी पूछी जाती है कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हो गेहूं है ना, खासतौर पे गेहूं है, और गन्ने की फसल है, ठीक है ना, और धान की फसल है। चूंकि सिंचाई अच्छी उपलब्ध है, बारिश भी अच्छी होती है, तो इस क्षेत्र में गेहूं है, धान है, गन्ना है ना। और साथ ही साथ में जब इधर आप हरदा जाओगे, काली मिट्टी का क्षेत्र आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चने की फसल होती है, साथ ही साथ में आपको कपास का भी मिलने लग जाता है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये खरगोन है ना, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ है। नेक्स्ट है ग्रीड रीजन होता है झाबुआ हिल्स। देखिए झाबुआ हिल्स का मतलब झाबुआ की पहाड़ी क्षेत्र, तो केवल एक जिला इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, इसके बाद होता है मालवा का पठार, सबसे बड़ा, अधिकांश जिले जो होते हैं इस मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चना है ना, कपास, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। साथ ही साथ में निमाड़ का क्षेत्र है ना, ये निमाड़ मतलब खंडवा, खरगोन और ये बुरहानपुर का क्षेत्र आता है। ठीक है, और सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत प्रायः कौन सा है, सतपुड़ा रेंज, जी हाँ, छिंदवाड़ा और बैतूल के अंतर्गत आता है। पांडुर्णा नया जिला बना है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, उसके बाद विंध्याचल, विंध्य प्लेटू की बात करता है, विंध्य प्लेटू की यदि बात करता है तो पन्ना है, रीवा है ना, ये सतना है, इन क्षेत्रों का समावेश किया जा सकता है। साथ ही साथ में एक सतपुड़ा प्लेटू है जो मैंने पहले बताया, ठीक है ना, शिवनी वगैरह भी आता है। तो इस प्रकार से कुल 11 जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये है कि मिर्च हेतु किस जिले का चयन एक जिला एक उत्पाद, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में किया गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आजकल चर्चा में है, काफी चर्चा में है, और सिलेबस में छठी यूनिट में ये प्रत्यक्ष तौर पर आपको समाहित किया गया है, तो आप इसको पढ़िएगा। मिर्च कहाँ का एक जिला एक उत्पाद है, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा हम इस पे बेसिक्स पर जाते हैं और इसके समझते हैं कि एक जिला एक उत्पाद है क्या। देखिए भारत सरकार द्वारा वैसे तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक जिला एक उत्पाद, ये कहाँ से लिया गया है भाई, जापान से लिया गया है। ठीक है ना, और ये जापान ने 1979 में ही एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को अपने पूरे देश में क्या किया था, लागू कर दिया था। भारत में ये कब आया इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मिलती, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा कब आई थी, तो प्रायः जो ऑप्शन होगा वो वर्ष के आधार पर न होगा, बल्कि क्या होगा, द्वितीय हरित क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है ना, सेकेंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके प्रोत्साहन के तौर पर, उसको और अधिक प्रभावी बनाने के तौर पर, उसके एक अंश के तौर पर, उसका एक उपविभाग के तौर पर एक जिला एक उत्पाद की चीजें देखी जाती हैं। ठीक है ना, तो मिर्च की बात करते हैं, और ठीक है ना, ये इसके तौर पर है। साथ ही साथ में एक जिला मतलब होता है उस जिले में जो भी चीजें उत्पादित होती हैं, उसको अधिक से अधिक क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये कौन सा है, शहडोल है, शाजापुर है, झाबुआ है, खरगोन है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है भाई, खरगोन है। ठीक है ना, खरगोन जो है एक जिला एक उत्पाद के तौर पर क्या है, मिर्च के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। झाबुआ के लिए आप सभी को पता होगा कड़कनाथ मुर्गा है ना, कड़कनाथ मुर्गा है। और शाजापुर में सभी को पता है प्याज के तौर पर है एक जिला एक उत्पाद, और शहडोल में क्या है, हल्दी है ना, हल्दी। ठीक है, हल्दी। नेक्स्ट है
आगे आते हैं, मिर्च के बाद है सरसों की हांडी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरसों की हांडी, है ना। जब कोई किसी, ये एक तरह का उपनाम है, ठीक है, उपनाम है। एक ऐसा है उपनाम कि जैसे आप किसी को, जैसे बोलते हैं राजा महाराजाओं को एक उपनाम दिया जाता था उनको सुशोभित करने के लिए, है ना। एक प्रशंसा सूचक शब्दों का उपयोग किया जाता था। तो वैसे ही किसी क्षेत्र विशेष में जब कोई किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है तो प्रायः उसको उस विशेषता के तौर पर उसको हम पुकारते हैं। तो सरसों की हांडी का मतलब जहां सरसों का उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है, सरसों का उत्पादन अधिक होता है। ध्यान से समझिएगा, सरसों का उत्पादन अधिक। तो कहाँ होता है, चूंकि इसमें जिला नहीं दिया गया है बल्कि क्षेत्र दिया गया है, तो प्रायः क्षेत्र ही दिया जाता है छोटी फसलों के लिए, ठीक है ना। तो मध्य भारत का पठार, ये क्या है, मध्य भारत का पठार। और पूर्वी बुंदेलखंड, पश्चिमी बुंदेलखंड, दक्षिणी मध्य भारत पठार। देखिए पूर्वी बुंदेलखंड को हम पकड़ते हैं तो पूर्वी बुंदेलखंड कहीं ना कहीं सरसों का जो है उत्पादन करता है, लेकिन अधिक सरसों का उत्पादन नहीं करता कि ताकि हम उसको क्या कहें, उसको हम सरसों की हांडी का उपनाम दे, दर्जा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चिमी बुंदेलखंड, पश्चिमी बुंदेलखंड भी है, पश्चिमी बुंदेलखंड में भी सरसों का उत्पादन। देखिए सरसों ऐसी फसल है लगभग हर जगह बोई जाती है। कौन सी फसल है ये, रबी की फसल है, ठीक है ना। इस समय जो मौसम है दिसंबर का महीना, इस समय आपको सरसों के जो फसल है वो आपको खेतों में आपको दिखाई देंगे। तो बोई तो हर जगह जाती होगी, है ना, थोड़ा बहुत करके सामान्यतः, या जहां बारिश कम होती है, जहां पर प्राय कांप की मृदा पाई जाती है, कांप का अर्थात जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसमें ये फसल बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है, अन्य फसलों में भी बो सकते हैं, मिट्टी में भी बो सकते हैं, लेकिन प्राय जहां पर अधिक होता है तो दक्षिणी मध्य भारत का पठार, और एक क्या है, मध्य भारत का पठार। तो इसका करेक्ट उत्तर है पूरे मध्य भारत के पठार में प्राय क्या होता है, सरसों का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए सरसों किसको हांडी कहा जाता है, न कि स्पेशली दक्षिणी मध्य भारत के पठार में आए, है ना। जैसे गुना वाला क्षेत्र है तो गुना के क्षेत्र में ही सरसों अधिक थोड़ी होता है, पूरे मध्य भारत के पठार में होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, संपूर्ण इसका होगा उत्तर मध्य भारत का पठार, ठीक है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा जिला वर्ग, याद रखिएगा जिला वर्ग मतलब ये ग्रुप की बात किया है ना, ये ग्रुप की बात किया है। कौन सा जिला वर्ग, कौन सा जिला वर्ग कोदो कुटकी, याद रखिएगा, कोदो और कुटकी उत्पादन से संबंध नहीं रखता। प्रश्न जब बड़े होते हैं ना तो प्रायः यह देखने को मिलता है कि जो विद्यार्थी होता है वह जल्दी जल्दी पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ता, अर्थात उसको लगता है कि बस हमने जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी पढ़ लिया, क्रिया से हमको लास्ट में कोई मतलब नहीं करता है कि नहीं करता, तो आपका तो पूरा उत्तर ही क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है ना। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आप पूरे ध्यान से पूरे प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि 2 घंटे में क्या होता है, 2 आवर्स में आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 100 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। तो ये इस हिसाब से देखा जाए दूसरी एग्जाम्स की तुलना में ये बहुत कम होता है भाई, ठीक है। तो इत्मीनान से पढ़िएगा। इसमें क्या है, देखिए कौन सा जिला वर्ग है, दतिया है, छतरपुर है, ये मंडला है। एक खास बात बताइए, कोदो कुटकी होती क्या है और ये किस मौसम की फसल है, पहले आप इस बात पर विचार करें तब जिलों पर जाएं तो आपका उत्तर सटीक और तुरंत निकलेगा, ठीक है ना। कोदो कुटकी जो होती है वो कैसी है, खरीफ की फसल है। खरीफ, खरीफ की फसल का मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें जो जून जुलाई में कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, ठीक है ना। तो मतलब अधिक बारिश जब होती है ना तो उस समय कोदो कुटकी बोई जाती है। तो वो कहाँ होगी, जिस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होगी। तो जिस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश का मतलब ये है कि सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है भाई, ये जो सतपुड़ा का रेंज है, मैकाल श्रेणी है, या उसके दक्षिण का जो भाग है वही क्या है, सतपुड़ा, महादेव, है ना। ये जो पहाड़ियां हैं अर्थात दक्षिणी मध्य प्रदेश का जो हिस्से हैं, जो जिले हैं, वहां पर अधिक बारिश होती है। तो हम ढूंढेंगे यहाँ पर कि सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, खरीफ की फसलें बेहतर कहाँ होती हैं। तो दतिया है, छतरपुर है और मंडला है। देखिए दतिया उत्तर में पड़ता है, बारिश बहुत कम होती है। मंडला ठीक ठाक बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, क्योंकि ये सतपुड़ा रेंज में पाया जाता है। छतरपुर ये नॉर्थ में है, तो ये जो वर्ग है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 जिले ऐसे हैं जो मुख्य रूप से जहां पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो ये उत्तर, ये जो जिलों का वर्ग है वह सही नहीं माना जाएगा। अगला है इंदौर, होशंगाबाद, खंडवा।
ये तीनों ही जिलों में, ये खंडवा में खास करके अपेक्षाकृत होशंगाबाद और खंडवा में अधिक बारिश होती है, बल्कि इंदौर में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। लेकिन दूसरे संदर्भ में हमें यह पता करना है क्या यहाँ पर धान की फसल होती है, नहीं होती, अर्थात धान की फसल नहीं होती तो उसके ही बराबर जितनी वर्षा चाहिए, जितना पानी चाहिए कोदो कुटकी है, तो उसकी भी होने की संभावना क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये भी उत्तर ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर बाद में आते हैं। अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली। देखिए अनूपपुर है, उमरिया है और कौन सा है, सिंगरौली है। तो उमरिया में भी अच्छी खासी बारिश होती है, अनूपपुर में भी अच्छी होती है, सिंगरौली में भी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर जो सिंगरौली की मिट्टियां हैं वो कोदो कुटकी के उत्पादन के लिए सही नहीं मानी जाती। तो प्रायः यह जो सही उत्तर होगा मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर, क्योंकि ये तीनों जिलों जो हैं एक दूसरे की सीमा से लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ मंडला है, अर्थात अगर आप मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से देखें तो मंडला है, डिंडोरी है और अनूपपुर है। तो इन जिलों में अधिक वर्षा होती है, काफ़ी वर्षा होती है, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। स्पेशल बात यह है, तो यहाँ पर कोदो कुटकी का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर। ठीक, ओके, नेक्स्ट है। अगला है प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार में स्पेशल मेंशन अवार्ड। कौन सा अवार्ड, स्पेशल मेंशन अवार्ड। ये अवार्ड का नाम है और किस क्षेत्र के लिए, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए दिया गया। 2023 की बात है। देखिए ये 2023 का पुरस्कार तो है, लेकिन ये दिया कब गया था, जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में। इस बात को नोट डाउन करिएगा कि ओडीओपी जो पुरस्कार 2023 से वो कब दिया गया था, जनवरी 2024 में दिया गया था। ठीक है ना, ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है, वाणिज्य मंत्रालय की क्या आता है, अधीन आता है। ठीक है, ये किससे संबंध रखता है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। आइए सीधा हम बात करते हैं किसे दिया गया, खंडवा, बुरहानपुर, रीवा, शाजापुर, किसे दिया गया। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर है कौन सा, बुरहानपुर। और बुरहानपुर में एक जिला एक उत्पाद के रूप में क्या प्रसिद्ध है, क्या है, केला। ठीक है ना, अब प्रश्न ये उठता है कि भाई केला बुरहानपुर को ही क्यों दिया गया, या जो बुरहानपुर का एक जिला एक उत्पाद केला है उसके लिए इसको क्यों दिया गया। इसके पीछे का कारण है कि जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर में सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है, क्योंकि वह जो क्षेत्र है महाराष्ट्र से, भुसावल से लगा हुआ है। ठीक है ना, और भुसावल के जो आसपास के जिले महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, केले का अधिक उत्पादन होता है। ये करते क्या है, जो भी उत्पाद होता है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब यह है मैक्सिमम, सर्वोत्तम, मतलब कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक लाभ की जब बात होती है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो ये माना जाता है कि हाँ आप इस मिशन का आप बेहतर तरीके से क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हो। तो वहां पर क्या करते हैं, केले का उत्पादन बढ़िया हुआ, मतलब ज्यादा उत्पादन हुआ। उत्पादन के बाद उन्होंने उसको क्या किया, उस केले को निर्यात कर दिया, है ना। निर्यात कहाँ किया भैया, निर्यात कहाँ करेंगे, जैसे खाड़ी देश, कहाँ प्राय जाता है ये, खाड़ी देश में। कौन से बंदरगाह से जाएगा, है ना, ये बंदरगाह कौन सा होगा, कांडला, है ना, मुंबई। इन देशों से प्रायः जो सऊदी अरब वाला हिस्सा है वहां पर इसको निर्यात किया गया। ठीक है ना, तो बुरहानपुर का केला निर्यात कहाँ कर रहे हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों को निर्यात कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब, है ना, ये यूएई हुआ, कुवैत हुआ, है ना, यमन, ओमान हुआ। इन देशों को क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ में जो केले के डंठल बचते हैं, पेड़ तो हम उसे नहीं कह सकते, हम एक तरह से तना कह लें या डंठल वगैरह कह लें, पत्तियां वगैरह कह लें, उसको भी वो लोग क्या कहते हैं, जैविक खाद के रूप में तैयार करते हैं। क्या किया उन्होंने, जैविक खाद के रूप में। तो इसका मतलब यह है कि जो भी उत्पादन हुआ केले की पत्ती से लेके, है ना, केले के फल तक लेके, उन्होंने उसका सर्वोत्तम उपयोग किया, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की बात की, इसलिए उनको यह क्या हुआ, अवार्ड दिया गया। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट है अलसी फसल। देखिएगा ये अलसी है, इसको आलस्य में रह के, है ना, आलस्य जैसे होता है ना कि कोई पढ़ते पढ़ते बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, कोई सो के, कोई लेट के, है ना, कोई कैसे भी पढ़े जा रहा है,
आलस्य के तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो ये अलसी आपको आलसी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसलिए सावधान रहिए। पढ़ने का एक अपना एक तरीका होता है, जब पढ़ने का मन करे तब पढ़िए, 2-2 घंटे पढ़िए अंतराल पर, 3 घंटे का आप शेड्यूल बनाइए कि 3 घंटे के बाद हमको आधे घंटे रेस्ट लेना है ना, 15 मिनट रेस्ट लेना है। कोई काम है तो 3 घंटे के बाद वह काम कर दीजिए आप, 2 घंटे के बाद वह काम कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि 16, 17, 18 घंटे पढ़ेंगे तभी आपका प्री निकलेगा, नहीं। सबकी पढ़ने की कैपेसिटी अलग होती है, समझने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, सबकी रणनीति अलग होती है। कोई सुबह 5 बजे उठता है, कोई रात को 3 बजे उठता है, कोई रात भर पढ़ता है, दिन भर सोता है। तो किसी को देख कर आना आप कॉपी नहीं कर सकते, है ना। तो सबकी चीज़ें अलग होती हैं, कोई जल्दी भूल जाता है, कोई देरी से भूलता है, कोई किसी को रिवीजन करने में परेशानी होती है, किसी को 2 बार रिवीजन करने पर वो फैक्ट याद होता है ना। तो ये सबकी जो मानसिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, ये भिन्न भिन्न होती हैं। तो अपने हिसाब से आप स्ट्रेटजी को बनाइए, ना कि किसी का देखकर, है ना, कि वो 10 घंटे से लाइब्रेरी में बैठा है, उठ ही नहीं रहा है ना। उठ तो नहीं रहा है, लेकिन भाई जो किताबों में कॉपियों में लिखा हुआ है वो भी तो उठ के यहाँ नहीं आ रहा है। ये भी तो समझिए, जरूरी थोड़ी है कि वो नहीं अपनी चेयर से उठ रहा है तो सारी चीजें उसके अंदर उठ के, है ना, उड़ के आ जा रही हैं, अंदर घुस जा रही हैं। ऐसा नहीं होता। सबकी क्षमता शारीरिक मानसिक अलग होती है। अपने हिसाब से रणनीति बनाइए, अपने हिसाब से उस रणनीतियों पर का क्रियान्वयन करिए, है ना, तो सफलता जरूर मिलती है। फिलहाल अलसी फसल के अंतर्गत आता है, क्या आता है भाई, रबी, खरीफ, किस फसल के, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अलसी होता क्या है, अलसी को प्रायः माना जाता है ओमेगा 3। ये जो पूछा जाता है कि ओमेगा 3 किस तत्व में या किस वस्तु में, किस पदार्थ में, किस खाद्य पदार्थ में प्राप्त होता है, तो इसके 2 उत्तर मिलते हैं ओमेगा 3 के। कौन कौन से, एक तो स्वयं अलसी हुआ, अलसी, और दूसरा होता है भाई कौन सा, रोहू मछली। मछली में कौन सी मछली, रोहू मछली, ठीक है ना। हाँ, कोई और मछली नहीं, केवल रोहू मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है। और अलसी जो होता है, जो काले रंग का होता है, प्रायः अलसी को आप लड्डू वगैरह बना के भी खाते हैं, ठीक है ना। तो अलसी जो है रबी की फसल है, ठीक है ना। ये मिश्रित खेती के अंतर्गत आती है। मिश्रित खेती का मतलब प्रायः दूसरी फसलों के साथ भी इसकी खेती सड़क खेतों के किनारे या फिर किसी क्यारी में की जाती है, ठीक है। तो अलसी जो है वो किसके अंतर्गत, रबी के अंतर्गत, ठंडी के समय, इस समय बोया गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रथम हरित क्रांति का निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ। प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में। पहला तो प्रश्न यही बनता है कि प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो वह किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी, बल्कि वह योजना अवकाश के अंतर्गत हुई थी। और वो वर्ष कौन सा था, अवकाश। कौन सा अवकाश, योजना अवकाश। मतलब उस समय कोई भी ना पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यही बनता है 1967 से। तो प्रथम हरित क्रांति का निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है, तो किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है, तो पहले ये समझ लीजिए कि इसमें है क्या, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके उत्पादन में तेजी से क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि हाइब्रिड बीज, उत्तम सिंचाई के साधन, कीटनाशक, रासायनिक खादों का प्रयोग, इन सब के बाद ही अधिक से अधिक उत्पादन या कई गुना उत्पादन भारत में क्या हुआ, बढ़ गया। तो आप देखिए कि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन किस क्षेत्र में बढ़ा है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह प्रश्न है। पूर्वी बुंदेलखंड, दक्षिणी महाकौशल क्षेत्र, मालवा का पठार या उपर्युक्त सभी। तो स्वाभाविक है जहां पर बीजों का अधिक प्रयोग होगा, जहां पर खाद्यान्न फसलें बोई जाएंगी, तो खाद्यान्न फसलें तो सभी जगह है। गेहूं क्या है, लगभग सही जगह है। धान दक्षिणी महाकौशल में भी बोई जाती है, पूर्वी बुंदेलखंड में सरसों वगैरह बोई जाती है, गेहूं वगैरह का भी, है ना, जहां सिंचाई सुविधा है उसको बोया जाता है। मालवा का पठार तो अपने आप में गेहूं का है ही, है ना। तो उपर्युक्त जो सभी है लगभग ये माना जाएगा प्रथम हरित क्रांति के कारण सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इस प्रश्न में उपर्युक्त सभी न होकर कोई और एक ऑप्शन होता, मान लीजिए क्या हो, उपर्युक्त सभी न होकर कोई एक ऑप्शन होता,
तो सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला हरित क्रांति से कौन सा पार्ट होगा? मालवा का पठार, ठीक है ना, मालवा का पठार, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं बड़े भू क्षेत्र वाले हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर खाद्यान्न फसलों का अधिक उत्पादन होता है, अच्छे बीजों का अधिक प्रयोग होता है, मशीनीकरण अर्थात मिला जुला के यहाँ की कृषि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्या है? अधिक उन्नत है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, आप सभी को पता होगा कि ये जो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन को, है ना। ये सब फैक्ट हैं, आप इसको तैयार कर सकते हैं, स्वामीनाथन, है ना, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इससे सारे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, बताने लग जाएं तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, है ना, बहुत है। आप इसको समय समय पर क्वेश्चन आता रहेगा, हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट है, जनधन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा, असत्य की बात करता है, असत्य की। पहली बात तो यह है, इस जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, इस पर हम देख लेते हैं। ये 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014, और वो डेट था अगस्त, है ना, अगस्त 2014 में हुआ था। क्योंकि 15 अगस्त को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से यह आह्वान किया था कि सभी जो खाता धारक हैं, जिनका खाता नहीं है, जो नागरिक हैं जिनका खाता है वो भी, जिनका खाता नहीं है वो भी संभवतः जीरो बैलेंस पर खाता खोल सकते हैं। तो इस आधार पर 28 अगस्त को 2014 को जनधन योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। जनधन योजना क्या है? जनधन योजना है, अर्थात इसमें क्या है, कौन सा कथन असत्य है, देख लेते हैं। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है 100%, क्योंकि वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय सुविधाएं, जो भी वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं देश में, वो समान रूप से मिले, हर किसी को पहुंचे, दूरस्थ क्षेत्रों में हो, दूर दराज के क्षेत्रों में भी हो, उसको वित्तीय लाभ प्राप्त हो। जैसे बैंक खातों का खुलना, ऋणों का प्रदान, एटीएम कार्ड वगैरह हुआ, नेट बैंकिंग हुआ, ये सब सुविधाएं प्राप्त हो। तो स्वाभाविक है, जनधन योजना वित्तीय समावेशन का ही एक क्या है? भाग है। अगला है, इस योजना में बैंक खाते के साथ जीवन बीमा का प्रावधान है। बिल्कुल है, जब ये खाता आपका खुलता है तो उसी खाते खुलने के साथ ही जीवन बीमा का प्रावधान का जो लाभ है आपको मिल सकता है ना, मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बस उसको एक्टिवेट कराने की बात होती है। बैंक खाता से ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है भाई? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आपका खाता संचालन सुविधाजनक हो, मतलब मान लीजिए कि आप पिछले 6 महीने से जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पे आपने खाता खुलवा लिया, तो जरूरी नहीं कि आप जीरो बैलेंस ही रखें, उसमें आपने 1000, 2000, 5000, 10,000 इस हिसाब से आप उसका खाते का परिचालन कर रहे हो, मतलब जमा कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो 6 महीने 1 साल के बाद, ये मान ली 6 महीने ही माना जाता है कि कुछ समय के बाद ये तय कर लेगा बैंक कि भाई इनके खाते का परिचालन बहुत अच्छा हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति में यदि ग्राहक को क्या है, जरूरत है अधिक पैसे की, या फिर ऋण की आवश्यकता है ना, क्रेडिट की आवश्यकता है, तो उस खाते के जरिए बैंक से वह अधिक पैसे की निकासी अर्थात ऋण के रूप में धन प्राप्त कर सकता है। यही ओवरड्राफ्ट जनधन योजना में ये स्कीम है, ठीक है। जनधन योजना का लाभ पैन के लिए क्या पैन कार्ड आवश्यक है? नहीं। जनधन योजना, ये जो उत्तर है आपके प्रश्न के आधार पर असत्य है, तो ये जो कथन है वो क्या है? असत्य है। मतलब प्रश्न के आधार पर यह उत्तर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अर्थात जनधन योजना के लाभ हेतु पैन कार्ड आवश्यक नहीं है। आपका पैन कार्ड हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है और उस आधार पर आप खाता खुलवा सकते हो। मतलब उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं और जो डी वाला कथन है वो क्या है? असत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर डी होगा। ठीक, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा कर मतलब होता है, कौन सा कर आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत आता है? ये कर ना होकर ये क्या है? चर है ना, चर। कौन सा चर आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत आता है? कौन सा चर आएगा आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत?
पहले तो आप आधारभूत संरचनाओं को समझ लीजिए। आधारभूत संरचनाओं का मतलब होता है कि जब किसी भी देश को विकास करना होता है तो उसके आधारभूत संरचनाओं का उन्नत होना या विकसित होना बहुत जरूरी है। मतलब सामान्यतः जब आप घर बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, नींव बनाते हैं, है ना। उस नींव पर पूरा क्या होता है, घर टिकता है। तो देश को यदि विकसित करना है, उसे आगे ले जाना है, तो कौन से ऐसे चर हैं, कौन से ऐसे तत्वों का विकास करना है जिसके वजह से जो देश है उस पर टिका होगा और अन्य चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, ग्रो करेंगी। ठीक है ना। तो देखिए कौन सा है, परिवहन सुविधा है, ऊर्जा आपूर्ति, सतत ऊर्जा आपूर्ति, बिल्कुल, वित्तीय संस्थाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, है ना। तो इसके अंतर्गत होता है क्या, 2 3 4, मतलब ऊर्जा आपूर्ति, वित्तीय संस्थाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, या फिर क्या होता है 1 2 3, स्वास्थ्य शिक्षा को हटा दिया जाए तो 1 2 3 4 या 1 3। तो इसका करेक्ट उत्तर है 1 2 3 4, मतलब सभी आधारभूत संरचनाओं में क्या है, शामिल है। ठीक है, इसका किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये चारों चीजें क्या है, किसी भी देश के उत्थान के लिए क्या है, आवश्यक है, आधारभूत संरचना, है ना। तो लगभग 8 प्रकार की क्या होती हैं, आधारभूत संरचनाओं को हम जानते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का मापन करता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का जो आंकड़ा है वो कौन निकालता है, उसको मापता कौन है। एक्चुअली में कभी कभी क्या करेगा, आकलन शब्द बोलेगा, है ना, आकलन करता है या फिर क्या करेगा, मापन करता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आकलन और मापन में थोड़ा अंतर यह है कि मापन का मतलब कोई चीज एग्जैक्ट हो, है ना, कि हमने माप लिया कितना, है ना, आंकड़ा है, इतना किलो गेहूं हुआ है, इतने रुपए का गेहूं हुआ है, इतने रुपए के बराबर सेवाएं दी गई हैं। तो सबके जो वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है एक वर्ष के दौरान, यदि हम उसको माप ले तो वही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। चूंकि इतना बड़ा देश है या कोई भी देश हो, सही सही एक्यूरेट शुद्ध रूप से आप ये मापन नहीं कर सकते कि कितना गेहूं हुआ है, कितना चावल हुआ है ना, कितने किलोमीटर सड़कें बनी हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, लोगों की कमाई कितनी हुई है, कितनी आय मिली है। इसलिए प्रायः एक शब्द यूज होता है क्या, आकलन। ठीक है ना, ये मान लिया जाता है कि इतने रुपए के बराबर हमारी राष्ट्रीय आय है। ठीक है, तो कभी कभी ये शब्द भी पूछ देता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों का मापन करता है, कौन करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। याद रखिएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO नाम है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, है ना, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या है, ऑफिस है, याद रखिएगा, है ना, ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है ना, वाणिज्य मंत्रालय, मंत्रालय ये काम नहीं करता बल्कि मंत्रालयों के अंतर्गत ये सारी संस्थाएं आती हैं। तो फिलहाल इसको छोड़िए, ये तो गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में जरा समझते हैं, थोड़ा सा हम समझिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा फिलहाल C होगा, है ना, C आप सही कर लीजिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को। देखो क्या है, पहले देश में क्या था, NSSO था। ठीक है ना, NSSO ये क्या करता था कि नमूना का मतलब होता है ये देश में जाता था और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में या एक गांव में जो पटवारी होता है, लेखपाल होता है, प्रायः क्या करता है कि वो तय कर लेता है, एक जगह बैठता है, प्रायः ये देखने को मिलता है, व्यवहारिक रूप में तो यही काम करता है। एक जगह बैठा है, 2 जगह बैठ गया और उन्होंने पूरे जो रकबा है जो उसके गांव या उसके अधीन आ रहा है कि यहाँ का सर्वेक्षण आपको करना है, वो अनुमानतः क्या करता है, सबका लिख लेता है कि भाई आपने कितना गेहूं का उत्पादन किया, उन्होंने कितना किया, कितना बोया था, आपने कौन सी फसल। इस तरह से वो जानकारी एकत्र करके वो धीरे धीरे ऊपर सरकारों को क्या करता है, पहुंचाता है, तहसील, तहसील से फिर जिला, जिला से राज्य, फिर राज्य से देश की ओर डाटा क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें क्या ये कौन करता था, NSSO के अंतर्गत आता था। समय समय पर इसका क्या करता था, NSSO सर्वेक्षण भी करता था। साथ ही साथ में CSO जो था, है ना, जो संगठन था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वो भी इन आंकड़ों को क्या करता था, जारी करता था, प्रायः उसमें एनालिसिस करता था, शुद्ध करता था, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सब CSO का काम था। लेकिन एक खास बात यह है कि 2016 में, है ना, 2016 में अभी ये एक तथ्य निकल रहा है आपके लिए, 2016 में रंगराजन आयोग, कौन सा आयोग, रंगराजन आयोग की सिफारिश पर NSSO को, अर्थात राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय,
एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को जोड़कर, मतलब क्या हुआ, इन दोनों को प्लस कर एक तीसरी इकाई बनाई गई। कौन सी? NSSO प्लस CSO बराबर CSO। ओ यहां पर मैं पहले बताया, इस O का मतलब है क्या? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन है, और इस O का मतलब क्या है? ऑफिस, अर्थात क्या है? कार्यालय। ठीक है, कार्यालय है। तो ये जो उत्तर होगा वो सही होगा। ये कि कब बना? 2016 में। ये 2016 में बना है। ठीक है, रंगराजन आयोग की सिफारिश पर। तो वर्तमान में राष्ट्रीय ऐसे संबंधित जो आंकड़े हैं उस कौन काम करता है आंकड़ों से संबंधित? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। याद रखिएगा, कार्यालय को ध्यान में रखना आपको। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही है ना। इस क्रम में लगभग हमने 20 से 22 क्वेश्चन हमने देखे और उसको समझा हमने, और उस 20 से 22 क्वेश्चन से लगभग हम 80 से 100 जो तथ्य हैं या उसके साथ साथ में अवधारणाओं को हमने सीखा, है ना। तो आज के क्रम में इतना ही, है ना। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, समय कम है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।